जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कैच द रेन मिशन की भी करेंगी शुरुआत। आम बजट के उद्देश्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबिनार जारी। बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित रहेगा आज का वेबिनार। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार पर भी होगी बात। रायसीना डायलॉग में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मीनाक्षी लेखी समेत कई अन्य मंत्री भी होंगे परिचर्चा में शामिल। वैश्विक शांति, ऋण संकट, प्रौद्योगिकी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम मसलों पर होगी बातचीत। तमिलनाडु में बिहार के कामगारों से कथित मारपीट का मामला गरमाया। बिहार के आईएएस अधिकारियों की टीम आज करेगी दौरा तमिलनाडु का। बिहार के कामगारों से करेगी मुलाकात। यूक्रेन को $40 करोड़ का नया सुरक्षा सहायता पैकेज देगा अमेरिका। जर्मन चांसलर से मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। सैन्य खर्च बढ़ाने के फैसले को भी सराहा। और महिला क्रिकेट में आज से नए युग की शुरुआत। रंगारंग कार्यक्रम के साथ मुंबई में शुरू होगा वुमेन प्रीमियर लीग। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला लीग मैच। 26 मार्च तक 5 टीमों के बीच होंगे 22 मुकाबले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड से सम्मानित करेंगी। ये सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल अभियान की श्रेणी में दिए जाएंगे, जिसके तहत अलग अलग श्रेणियों में कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की भी शुरुआत होगी। इसकी मुख्य विषय वस्तु पेयजल के लिए सतत स्रोत है। राष्ट्रपति जल शक्ति से नारी शक्ति नामक एक वीडियो और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। राष्ट्रपति स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति पुस्तिका का लोकार्पण भी करेंगी। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों की कहानियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के माध्यम से असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करके महिलाओं के नेतृत्व का उत्सव मना रहा है। और केंद्रीय बजट में इस बार की गई घोषणाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज एक खास विषय पर हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में आज का विषय है बुनियादी ढांचा और निवेश, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार। ये पोस्ट बजट वेबिनार सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनारों में से एक है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। इस पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर रहा है। बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित इस पोस्ट बजट वेबिनार को 3 समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें कई तरह के सुझाव शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के बजटीय आवंटन में वृद्धि की है। और नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच G20 से जुड़े एजेंडे पर और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा लाने के इरादे से व्यापार, कनेक्टिविटी और दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत हुई। और नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में आज का दिन बेहद खास है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और मीनाक्षी लेखी समेत कई केंद्रीय मंत्री परिचर्चा में भाग लेंगे, जिसमें वैश्विक शांति, ऋण संकट, टेक्नोलॉजी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम विषयों पर विस्तार से बातचीत होगी। रायसीना डायलॉग में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
आज इसका समापन भी होगा। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। सिसोदिया के खिलाफ सबूतों को मिटाने के साथ इसके अलावा कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी हंगामा होने लगा है। एक तरफ जहां स्टालिन सरकार ने हमले की घटना को झूठा बताया है, वहीं बिहार सरकार ने सच और झूठ की पड़ताल के लिए 4 सदस्यों की वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेज दी है। टीम का नेतृत्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन कर रहे हैं। इन सबके बीच विपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला। उन्हें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई, हत्या और उन पर हो रहे अत्याचार को बंद करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों पर हो रहे हमले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि बिहार का जो भी हमारे बच्चे हैं वो अपने को भयभीत महसूस कर रहे हैं, उसको स्वसम्मान रहने का और सुरक्षित आने की इच्छा है, तो आने की व्यवस्था में आपके पदाधिकारी वहाँ के पदाधिकारी के साथ बैठकर इसको संज्ञान में लेकर बातचीत करें, उन्होंने आश्वासन दिया है। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। नशा तस्कर रफी धाना उर्फ रफी लाला के घर से 7 किलो हेरोइन, करीब 2 करोड़ रुपए नगद, एक पिस्टल के साथ मैगजीन और 10 कारतूस बरामद किए गए। जम्मू की पुलिस के मुताबिक कुख्यात तस्कर के घर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नकदी और गोला बारूद के साथ की खेप बरामद की गई है। रफी धाना पिछले 6 माह से जेल में बंद है। इसी 24 फरवरी को पुलिस ने उस पर पीएसए की कार्रवाई की थी। और उधर लुधियाना में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने आरोपी से 1 किलो 900 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर में टैक्सी चलाने का काम करता है। टैक्सी चलाने की आड़ में ही लोगों को हेरोइन सप्लाई करता था। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई ने यह परीक्षा 28 दिसंबर और 7 फरवरी के बीच ऑनलाइन आयोजित की थी। परीक्षा के परिणाम www.ctet.nic.in और www.cbse.nic.in पर उपलब्ध है। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र और अंक पत्र जल्द ही डिजी लॉकर में डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा उम्मीदवार अपने मोबाइल फोन नंबर से भी संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सोने के आभूषण खरीदने बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने कहा है कि इस महीने की 31 तारीख के बाद कहीं भी 4 अंकों वाली हॉल मार्किंग की गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिक सकेगी। उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट की हॉल मार्किंग पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिक सकेंगे। 31 मार्च 2023 के बाद जो 4 डिजिट का HUID हॉलमार्क के रूप में यूज़ हो रहा था ज्वेलरी में, अब उसको बिक्री नहीं किया जा सकेगा और जो 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है उसके साथ हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा सकेगी।
और वहीं देश की हिफाजत करने के लिए हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनात रहते हैं। गलवान घाटी के पास तैनात भारतीय सेना के फॉर्मेशन ने घोड़ों और खच्चरों की मदद से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही पेंगोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां भी आयोजित की। और वहीं WHO अब भी कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच और पहचान करने के लिए काम कर रहा है। संगठन की ओर से ये बयान संयुक्त राज्य अमेरिका की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन की प्रयोगशाला में रिसाव के कारण हुई थी, जिसकी सबसे अधिक संभावना है। WHO प्रमुख ने चीन से डेटा साझा करने में पारदर्शी होने और आवश्यक जांच करने का भी आह्वान किया। उधर अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के एक नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस सैन्य सहायता पैकेज में हिमॉर्स और होवित्जर तोपों के लिए अधिक गोला बारूद शामिल है। अमेरिका यूक्रेन को ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और आर्म्ड व्हीकल लॉन्च्ड ब्रिज के लिए गोला बारूद, युद्ध के सामान, उपकरण और अन्य रखरखाव, प्रशिक्षण और मदद भेजेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के बीच शुक्रवार को एक वार्ता हुई। यह वार्ता मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध, चीन और अन्य मामलों पर केंद्रित रही। जो बाइडेन ने यूक्रेन के समर्थन के लिए जर्मनी का धन्यवाद दिया। बाइडेन ने सैन्य खर्च बढ़ाने के स्कोल्स के फैसले की सराहना भी की। वहीं ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि जब तक आवश्यक होगा यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। और ग्रीस में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेन हादसे को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण ये ट्रेन हादसा हुआ। ग्रीस की रेलवे यूनियन ने कहा कि 1 साल पहले से ही सिग्नल सिस्टम में खराबी की शिकायत की जा रही थी, लेकिन सरकार ने शिकायतों की लगातार अनदेखी की, जिसकी वजह से सबसे भीषण रेल हादसा हुआ। इन आरोपों के बीच ग्रीस के परिवहन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और नाइजीरिया में एक अवैध तेल रिफाइनरी में धमाका और आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और अधिक है। शेल पेट्रोलियम डेवलपमेंट कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि रिवर स्टेट में रुमो एकपे एनकेपुकू ट्रंक लाइन में आग लगी है और इसे बुझाने के लिए अधिकारियों के साथ काम किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार के नेतृत्व वाली संयुक्त टीम द्वारा जांच शुरू की जाएगी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में बच्चों के लिए भी एक बाल मंडप बनाया गया है, जहां रोजाना गतिविधियां हो रही हैं, जहां पर गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और इसमें बच्चों को विशेष तौर पर कहानियां भी सुनाई जा रही हैं। मेले में इस बार कई स्टार्टअप भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट्स भी आपको पुस्तक मेले में अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे। क्या है इन सभी की प्रतिक्रिया, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पुस्तक मेले में बाल मंडप भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ छोटे बच्चों को जहाँ कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, तो वहीं 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई हैं। पुस्तक मेले में कुछ स्टार्टअप भी देखे जा सकते हैं। अनुभव मिश्रा आए हैं, यहाँ पर बात करते हैं। हिंदू फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो हमारे बहुत एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी थी, जो कि हमको गीता, उपनिषद और वेदों जैसे स्क्रिप्चर्स में मिलती थी,
उसका एक्सपोजर बड़ों को तो मिल जाता था बट शायद बच्चों को नहीं मिलता था। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें जो भी नॉलेज है ये बच्चों के लिए 3 से 15 साल के बच्चों के लिए हमने क्रिएट किया है और बहुत सारे बुक्स और यूट्यूब और अलग अलग तरीके से हम बच्चों को ये कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप हमारी बुक्स देखेंगे तो इसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें की हैं, जैसे कि जो भी अपनी फ़िलॉसफी है कि इतने सारे भगवान क्यों होते हैं, अलग अलग रूप क्यों होते हैं भगवान के, तो उसके पीछे की क्या फ़िलॉसफी है उसको हम ऋग्वेद जैसे इसमें अगर आप देखेंगे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो इन ऋग्वेद के नॉलेज के थ्रू उसको हम सिंप्लीफाई करके स्टोरीज़ में कन्वर्ट किए हैं। इस पुस्तक मेले में एनसीसी कैडेट भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे अपनी ड्यूटी निभाते हुए। क्या कहेंगे, किस तरह से आप ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर? सर, हम एनसीसी वॉलंटियर्स हैं जानकी देवी कॉलेज से और हम यहाँ बुक फेयर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हमारी प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगी, प्रोटोकॉल ऑफिस पे एंट्रीज़ जहाँ वीआईपी एंट्रीज़ हो रही है वहाँ पे ड्यूटी लगी है और भी आपको एनसीसी कैडेट्स मिल जाएंगे। और यहाँ हम सोशल एक्टिविटी के माध्यम से आए हैं। इसमें हम अपनी ड्यूटी के साथ साथ हम बुक्स को भी पढ़ पा रहे हैं, हमें इनको एक्सप्लोर करने का मौका भी मिल रहा है। यहाँ पे हमारा बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हमें ड्यूटी के साथ साथ हमें नए नए ऑथर्स जो हम बुक्स पढ़ते थे जिन ऑथर्स की वो देखने को मिल रहे हैं और डेलीगेट्स मिल रहे हैं जो बाहर से आए हैं। कल रशिया से डेलीगेट्स आए थे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी हैव। तो कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं, इन्हें एक तो ड्यूटी करने का मौका मिल रहा है, दूसरा इन्होंने साबित कर दिया है कि इन्हें केवल सैन्य प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता बल्कि सामाजिक गतिविधियों में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यहाँ आकर इनको नए नए लेखकों और प्रकाशकों से भी मिलने का मौका मिला है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बच्चों में परीक्षा को लेकर तनाव एक आम समस्या है। परीक्षा की तैयारी सही तरह से करना जरूरी है। अक्सर छात्रों को इन दिनों न केवल तनाव अधिक होता है बल्कि आंखों में समस्या का भी सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझते हैं कि पढ़ते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा का तनाव कई छात्रों को परेशान करता है। बच्चों को बहुत सारा तनाव उस वक्त होता है जब उनकी परीक्षा सिर पर आ जाती है। परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्लान बनाना जरूरी है। बच्चों के पढ़ने का समय निर्धारित करना चाहिए। बच्चे लगातार कई घंटों तक न पढ़ें बल्कि पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा विराम अवश्य लें। साथ ही खुद को तरोताजा रखें जिससे परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जाती है तो बच्चों में प्रेशर, टेंशन बढ़ती चली जाती है और पढ़ाई का भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि पूरा सिलेबस कवर करना है। तो बच्चे दिन भर रात भर पढ़ते रहते हैं तो उससे जो है आंखों में थकान हो सकती है, आपके शरीर को जो है थकान हो सकती है और एक्चुअली जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें जो है आपकी अटेंशन, आपकी मेमोरी कम हो सकती है। पढ़ने के लिए बच्चे के आसपास आरामदायक जगह होनी चाहिए, एक सही वातावरण होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का सही तरीके से बैठकर पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ते समय सही पोस्चर न रखा जाए तो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बेहतर है कि स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़े जिससे ठीक तरीके से पढ़ाई की जा सके। हर 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद करीब करीब जो है 1-2 मिनट का ब्रेक दीजिए और उसके बाद आप चाहें तो बाहर की तरफ खिड़की से बाहर देखिए, हरियाली देखिए जिससे कि आँखों को जो है थोड़ा रेस्ट मिलेगा। क्योंकि जब भी हम पास का पढ़ते हैं तो आंखों के मसल थक जाते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए आप दूर देखेंगे तो मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है और आंखों की थकान भी कम हो जाती है। कभी कभी बच्चों को ड्राइनेस हो जाता है, आंखों से पानी आ रहा होता है, लाली भी हो जाती है लंबे समय तक पढ़ाई करने में। ऐसे में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स, सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डाल सकते हैं जिससे आंखों में सूदिंग इफेक्ट आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप थक जाते हैं तो बहुत से बच्चे आंखों को दबा रहे होते हैं या मल रहे होते हैं या रब कर रहे होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपके आंखों में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है या ड्राइनेस हो रही है, चुभन हो रही है, तो ऐसे में एक आर्टिफिशियल ड्रॉप आंख में डालिए या फिर अपने चेहरे को साफ पानी से, जो रनिंग टैप वाटर है, उससे आंखों को धो सकते हैं। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण कई बच्चे खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते। जरूरी है कि इस दौरान सही मात्रा में पौष्टिक आहार उन्हें मिले जिससे उनकी सेहत और स्वास्थ्य ठीक रहे। तनाव के कारण की पहचान करें और तनाव को दूर करने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं।
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महिला क्रिकेट में आज से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुंबई में आज से महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। इस प्रतियोगिता पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहें लगी हुई हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला मुकाबला खेला जाएगा। महिला क्रिकेट के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। पुरुष क्रिकेटरों के लिए आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग की तरह ही महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। इस लीग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग का पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की कमान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बेथ मुनी के हाथ में है, जबकि मुंबई की कप्तानी हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। हाल ही में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में 87 महिला क्रिकेटर्स पर फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई थी। लीग के मुकाबले मुंबई के डीवाई पाटिल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहली बार आयोजित हो रहे इस लीग में 22 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल 26 मार्च को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करें तो हर टीम 8-8 लीग मैच खेलेगी, यानी हर टीम से हर टीम को खेलना है और प्रत्येक टीम को हर टीम से 2-2 मुकाबले खेलने होंगे। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधा फाइनल में जगह बनाएगी। वहीं नंबर 2 और नंबर 3 की टीम के बीच 24 मार्च को एलिमिनेटर मुकाबला होगा। एलिमिनेटर की विजेता टीम अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम के साथ फाइनल में भिड़ेगी। प्रीमियर लीग की 5 टीमों में 3 टीम की कमान विदेशी खिलाड़ियों के हाथों में दी गई है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले मैग लेनिंग को दिल्ली का कप्तान बनाया गया है। वहीं विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को यूपी वॉरियर्स की कप्तानी सौंपी गई है। गुजरात जायंट्स ने एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेथ मुनी को कप्तान बनाया है। वहीं बैंगलोर और मुंबई ने भारतीय खिलाड़ियों को कमान सौंपी है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को जहां मुंबई इंडियंस ने कप्तान बनाया है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने स्मृति मंधाना को कप्तानी की बागडोर दी है। महिला आईपीएल की नीलामी में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3.40 करोड़ में खरीदा था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में खेले गए तीसरे टेस्ट के बाद होलकर स्टेडियम की पिच विवादों में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने इंदौर के होलकर स्टेडियम को खराब पिच की श्रेणी में डाल दिया है। इस स्टेडियम पर अब अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से निलंबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है। आईसीसी ने होलकर स्टेडियम को 3 डिमेरिट पॉइंट्स दिए हैं। काउंसिल ने ये फैसला मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के पिच को लेकर रिपोर्ट जमा करने और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ से बात करने के बाद लिया है। इसके खिलाफ अपील करने के लिए बीसीसीआई और 14 दिनों का समय मिला है। दुबई ओपन में आज पुरुष एकल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव का सामना रूस के ही आंद्रे रूबलेव के साथ होगा। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में मेदवेदेव सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं रूबलेव ने सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।